टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ के साथ साथ आपको टेलीग्राम पर इन क्वेश्चनों की क्विज भी मिलती है और डेली आपको मेरी ये क्लास 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी नई दिल्ली में। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ध्यान रखना, एक तो व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। तो इसमें है एलेस बालियस्तगी, ये थे व्यक्ति, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल, ये 2 संस्थाएं हैं, इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस देश में अब भारत का रुपए डेबिट कार्ड भी चलेगा? ये चलेगा ओमान देश में। यहाँ पर है ओमान देश में चलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के जस्टिस को यूपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? ये किया है दिनेश कुमार शर्मा को। हाल में भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? ये किया है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। हाल में किस बैंक ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा? ये करेगा आरबीआई। हाल में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है 6 राज्यों में। और हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। यहाँ पे रिवाइज भी मिलता है, फिर पीडीएफ में टेलीग्राम पर आपको क्विज भी मिलती है, फिर पीडीएफ मिलती है और सुबह आपको करंट की क्लास मिलती है। तो 24 घंटे में आपको 4 या 5 बार यहाँ पे इन क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया? अभी आपको पता है बहुत से जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया। तो ये ध्यान रखना, बेन बर्नानके पहला, दूसरा है डगलस डायमंड और तीसरा है फिलिप डायविगो। इन तीनों को क्या है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो मुख्य तथ्य, इस साल बेन बर्नानके, डगलस डब्ल्यूएस डायमंड और फिलिप एच डायविगो को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन तीनों को इस समिति ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया। यानी कि उन्होंने क्या है अर्थव्यवस्था यानी कि वित्तीय क्षेत्र में इन्होंने बहुत सहायता प्रदान की है। तो इसलिए इन तीनों को क्या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार है वो 10 दिसंबर के विजेताओं को दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को इन तीनों को, ये विजेता हैं, इन तीनों को 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। कौन कौन को? ध्यान रखना, बेस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डायविगो। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है? नाम से ही पता चल रहा है छत्तीसगढ़िया, ये किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है। देखो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया। इसका आयोजन राज्य के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया। तो इसका जो है बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। यानी कि 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये 6 जनवरी 2023 तक इनका आयोजन किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में बिलियंडर्स में भारत के टॉप खिलाड़ी
पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? तो इसने जीता है 25वां विश्व खिताब। कौन सा जीता है? पंकज अडवाणी भारत के टॉप खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या है बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप में 25वां खिताब है विश्व खिताब इन्होंने जीता है। बिलियर्ड्स में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हम वतन सौरव कठारी को 4-0 से हराकर अपने करियर का 25वां चैंपियनशिप अपने नाम किया। अडवाणी ने इससे पहले आखिरी विश्व खिताब 12 महीने पहले कतर में जीता था। कहाँ जीता? 12 महीने पहले कतर में जीता था। और बस आपको इतना याद रखना है कि पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है। किसको हराकर? फाइनल में हम वतन सौरव कोठारी को हराया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने मिलाया है स्मृति मंदाना को। किसको? स्मृति मंदाना। देखो, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है ये स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये पहला मौका है जब कोई महिला क्रिकेटर ब्रांड का प्रचार करेगी, यानी कि पहली बार ये क्या है उप कप्तान स्मृति मंदाना को ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गल्फ ऑयल ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि भारतीय महिला क्रिकेटरों की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए महिला शक्ति का जश्न मनाना और देश में महिला दर्शकों को प्रेरित करना। इसके उद्देश्य से क्या है स्मृति मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 5 नंबर देखो, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस DPIIT ने राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस DPIIT ने राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की है? ये की है नई दिल्ली में। यहाँ पर की है नई दिल्ली शहर में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने नई दिल्ली में कारोबारी सुगमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला के दौरान नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर ने मुख्य संबोधन दिया था। किसने दिया? इस कार्यशाला के दौरान क्या है नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वर अय्यर ने इनको मुख्य संबोधन दिया। और G20 के शेरपा हैं श्री अमिताभ कांत ने भारत को परिवर्तित करने में कारोबारी सुगमता की भूमिका पर जोर दिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी G20 के शेरपा कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रही है? अभी एक ध्यान रखना, कल ही CET का जो नोटिफिकेशन आ चुका है। जो पहले फॉर्म चल रहे हैं अभी वर्तमान में तो वो ग्रेजुएशन लेवल पर चल रहे हैं CET में। और अब कल नोटिफिकेशन आया था CET का जो आया था सीनियर में, यानी कि 12वीं लेवल के हिसाब से सीनियर में जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसमें भी राजस्थान और इंडिया और इंटरनेशनल का करंट भी जोड़ा गया, यानी कि जो जिस एग्ज़ाम में वो क्लियर करेगा उसमें ही आगे उसको मेंस एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। तो यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और भी आपको पता है। तो उसमें जिसका ये जो CET उसमें उसको डिग्री होगी उसके जो क्लियर होगा पेपर है उसको ही आगे मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है इंडिया, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का करंट इसमें पूछा जाएगा। खेल संबंधी भी और मुख्य चर्चित व्यक्ति है वो भी क्वेश्चन यहाँ से करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक स्पेशल आपके लिए दिया हुआ है, इसलिए आपको लगातार ये मेरी करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.43%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत होगी? 6.43%। देखो, देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ने से सितंबर के महीने में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% आ गई है। सितंबर महीने में घट गई है, लेकिन अगस्त के महीने में ये ज़्यादा थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ने सितंबर 2022 के रोजगार आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अगस्त में बेरोजगारी दर 6.3 थी, लेकिन अब 6.43 आ चुकी है। इसके साथ ही एक साल के उस स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन सितंबर के महीने में रोजगार परिदृश्य में सुधार होने से बेरोजगारी का आंकड़ा घटकर 6.43% आ गया। तो ये आंकड़े हैं जितने भी हैं अच्छी तरह से इनको नोट कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किन 2 खिलाड़ियों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? यानी कि किन 2 खिलाड़ियों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्स, इन दोनों को क्या है
FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। हॉकी में भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है और 26 साल के हरमनप्रीत ऐसा करने वाली दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। तो 26 साल के हरमनप्रीत है जो ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। और हॉकी जो स्टार डिफेंडर ड्रैक फ्लिकर है हरमनप्रीत सिंह को FIH में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो इन दोनों को क्या है प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, फेलिस हरमनप्रीत सिंह और फेलिस अल्बर्ट्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी के वास्ते में कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है? तो यह है ध्यान रखना 100। कितनी प्रयोगशालाएं? 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा देश में क्या है 5G प्रौद्योगिकी के वास्ते क्या है 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिनमें कम से कम 12 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने एवं प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। बस ये इतना ध्यान रखना है कि इसमें सरकार के द्वारा 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया? ये किया है ध्यान रखना इसरो का है ये चंद्रयान 2। किसका है? इसरो का चंद्रयान 2 है। स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार इसने क्या है चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की। जैसा कि चंद्रयान 1 ये है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 ने क्या है एक्सरे फ्लोरेस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे में अपनी विशेषता रेख में सोडियम का पता लगाया था। लेकिन इसने क्या है ऑर्बिटर स्पेक्ट्रोमीटर क्लास में अपनी पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की मैपिंग की थी। ये दोनों आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस है जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है। हर साल 150 से अधिक देश विभिन्न तरीकों से डाक उत्सव मनाते हैं। यानी कि पोस्ट है जो दुनिया की डाक है जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है और हर साल 150 से अधिक देश इसको बनाते हैं, इसलिए 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट है। और भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यानी कि अब 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह बनाया जाएगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंगाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो इसने स्वर्ण पदक जीता है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज, हाल में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, रियल मैड्रिड, शेष भारत, साउथ जोन ने। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो ये हमारी यस्टरडे डोज, राजस्थान के किस संभाग में घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो घड़ियाल हैं वो कोटा संभाग में पाए जाते हैं। केवलादेव अभयारण्य को कब यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है? ये किया है 1985 में। रेत का तितर पक्षी अभयारण्य किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो ये गजनेर अभयारण्य पड़ता है बीकानेर में, जिसमें रेत का तितर इसको बड़बट पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा घड़ियालों का अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है जो देश का सबसे बड़ा घड़ियालों का अभयारण्य है। और चंबल घड़ियाल है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? ये बताना है आपको। राजस्थान की किस अभयारण्य को 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? किस अभयारण्य में अरावली और विंध्याचल की श्रेणियां मिली हुई है? और ज्वार सागर अभयारण्य में किन 3 जिलों में विस्तृत है?
यानी कि ज्वार सागर अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है। ये आपको तीनों चारों क्वेश्चनों के बड़े ही शानदार आपको जवाब देने हैं। पूरे तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ आप जवाब दिया करो, ताकि ये चारों के चारों डेली क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकें। आपको जैसे ही आप इन क्वेश्चनों के जवाब दोगे, आपको एक कुछ क्वेश्चन आपको और देखने को नया मिलेगा, तो इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है, डेली हमारी 6:30 पर आप लाइव क्लास पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।